हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंतर्गत हम अगला टॉपिक देखेंगे जो है आपका संक्रमण धातु संकुलों का संयोजकता बंध सिद्धांत। इसे इंग्लिश में कहेंगे हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। यानी कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो किस प्रकार से वैलेंसेस शो करते हैं और किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, उससे संबंधित कुछ नियम या सिद्धांत दिए गए हैं जो कि यहाँ पर बताए गए हैं। जैसे सिजविक के पश्चात भी उपलब्ध ज्ञान के विकास के क्रम में धातु लिगेंड बंध की प्रवृत्ति को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ सिद्धांत दिए गए थे, जो कि आपका फर्स्ट है संयोजकता बंध सिद्धांत, जिसे कहते हैं अपन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या शॉर्ट में से वीबीटी भी कहा जाता है। उसके बाद अगला जो सिद्धांत दिया गया था वो था आपका क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, जिसे कहा जाता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या CFT। ठीक है, इसके पश्चात एक और सिद्धांत दिया गया जिसे कहा गया है लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत, या इसे कहेंगे हम लिगेंड फील्ड थ्योरी, शॉर्ट में से LFT कहा जाता है। या आणविक ऑर्बिटल सिद्धांत, जिसे मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी या MOT भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो सिद्धांत है यहाँ पर बताया गया है। यद्यपि वर्तमान में क्रिस्टल क्षेत्र तथा लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत धातु लिगेंड बंध की प्रकृति की व्याख्या करने में अधिक उपयोगी माने जाते हैं, परंतु संयोजकता बंध सिद्धांत ने उप सहसंयोजन रसायन में आधुनिक अनुसंधान के लिए प्रेरणा प्रदान की। तो इसमें देख लेते हैं हम जो संयोजकता बंध सिद्धांत है इसके बारे में बताता है, क्योंकि इसके नाम से स्पष्ट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इस सिद्धांत को सबसे पहले किसने दिया था? देखो, एल पाउलिंग तथा JL स्लेटर द्वारा 1923 में दिया गया था, किंतु इसमें पाउलिंग का ही योगदान महत्वपूर्ण है। पाउलिंग का ही महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। यह सिद्धांत निम्नलिखित बिंदुओं से संबंध रखता है। इसमें कुछ पॉइंट बताए हुए जो कि यहाँ पर है। कुछ पॉइंट यहाँ पे दिए हुए, जैसे कि केंद्रीय धातु आयन की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक संरचना, जो सेंट्रल मेटल आयन या केंद्रीय धातु है उसकी जो अवस्था है, मूल अवस्था, उसमें इलेक्ट्रॉनिक संरचना यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है आपका बंध की ज्यामिति, जो बॉन्ड वगैरह फॉर्मेशन होते हैं उसमें ज्यामिट्री क्या बनती है उसके बारे में। उसके बाद संकुल के चुंबकीय गुण, जैसे संकुल अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है, इसके बारे में भी ये संयोजकता बंध सिद्धांत के द्वारा अपन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, इसमें कुछ और पॉइंट बताए, जैसे संयोजकता बंध सिद्धांत के निम्नलिखित अभिग्रहित यानी कि पोस्टुलेट है, जैसे कि अपन यहाँ देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है केंद्रीय धातु आयन में अनेक रिक्त कक्षक, यानी कि जो सेंट्रल मेटल आयन है उसमें क्या होना चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल उपस्थित रहते हैं, जो कि लिगेंड द्वारा प्रदान इलेक्ट्रॉन स्वीकार करते हैं। इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होंगे तभी जो लिगेंड इनको डोनेट करेंगे वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। ठीक, बंध बनाने में प्रयुक्त इन रिक्त कक्षकों की संख्या ही उस संकुल में उस धातु की उप सहसंयोजक संख्या कहलाती है। मतलब जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा उसके अंतर्गत जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो उनकी संख्या को क्या कहेंगे अपन? उप सहसंयोजन संख्या या फिर कोऑर्डिनेशन संख्या। सिंपल सी बात है, जो हम मेटल और धातु की बात कर रहे हैं कुछ इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स होगा। जैसे देखो, ये अपने पास सपोज ये मेटल है, मेटल ले लेते हैं अपन, और यहाँ पे लिगेंड, सपोज हम ऑक्टाहेड्रल की बात कर लेते हैं। इस प्रकार से सिंपल से एग्जांपल ले ले, अगर OH2 या NH3 ले सकते हैं अपन। इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की कंडीशन में। तो ये जो सेंट्रल मेटल आयन है वो क्या होना चाहिए? एक तो यहाँ पर लिखा हुआ कि सेंट्रल मेटल आयन में रिक्त कक्षक, यानी कि ये इसके पास क्या होना चाहिए? सेंट्रल मेटल आयन के पास वैकेंट ऑर्बिटल, खाली कक्षक, ठीक, या रिक्त कक्षक। दूसरा पॉइंट लिखा है जो लिगेंड द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करे, यानी कि ये लिगेंड है, ये वाले जो लिगेंड है यहाँ से अगर इनको इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो क्या होना चाहिए? एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ठीक, यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। रिक्त कक्षकों की संख्या, अब ये जो जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट करेंगे ये जो संख्या है इसको ही क्या कहेंगे अपन? कोऑर्डिनेशन या फिर उप सहसंयोजक संख्या ही कहेंगे। ठीक, इसमें अगला पॉइंट लिखा है धातु आयन कक्षकों एवं लिगेंड कक्षक अतिव्यापन कर प्रबल बंध बनाते हैं, यानी कि जो मेटल आयन है ये लिगेंड और ये मेटल, इनके बीच में अगर स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होगी तो क्या होगा? प्रबल बंध बनेगा। ठीक, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। कक्षकों का अतिव्यापन जितना अधिक होगा उतना संकुल अधिक स्थायी होगा। इनके बीच में जितना ज़्यादा अतिव्यापन होगा उतना ही क्या होगा? संकुल अधिक स्थायी होगा। इस स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए धातु आयन के विभिन्न कक्षक जैसे SPD संकरित होकर नए समतुल्य ऊर्जा वाले संकर मतलब हाइब्रिड कक्षक बनाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में हमने पढ़ा है कि जो SPDF कक्षक पार्टिसिपेट करते हैं और उतने ही नए समान ऊर्जा वाले, लगभग समान ऊर्जा वाले हाइब्रिड कक्षकों का निर्माण करते हैं। ठीक, जो कि लिगेंड के साथ रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं। ठीक, संकुलों में होने वाले कुछ प्रमुख हाइब्रिडाइजेशन तथा उनमें उत्पन्न होने वाली ज्यामिति को हम बताया हुआ है सारणी नंबर 5.10। अब इसको देख लेते हैं। तो ये रही आपकी 5.10 सारणी नंबर 5.10, जिसमें लिखा हुआ संक्रमण धातु संकुलों में होने वाले संक्रमण तथा ज्यामिति। सपोज ये आपका मेटल है,
जैसे एग्जांपल दिया है AgNH3 ट्वाइस, तो यहाँ पे हम Ag को ले लेंगे और ये जो लिगेंड है यहाँ पे क्या लेंगे NH3। तो जैसे ये दो NH3 लिगेंड है और यहाँ पे मेटल Ag है, तो ये स्ट्रक्चर कैसी बन जाएगी आपकी रेखीय, यानी कि इसकी ज्यामिति क्या हो जाएगी लीनियर या डायगोनल रेखीय, ठीक। और इनके बीच में जो कोण होगा कितना होगा 180 डिग्री, बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल, चौथा, पांचवा, इस प्रकार से आप यहाँ मेटल को रखोगे और यहाँ पे लिगेंड को, और ये हो जाएगा आपका हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा आपका SP, और जो ज्योमेट्री हो जाएगी आपकी लीनियर डायगोनल, और जो बॉन्ड एंगल है वो हो जाएगा आपका 180 डिग्री, और ये एग्जांपल है, ठीक। इसी प्रकार से अगला देखते हैं अपन। अगला जो एग्जांपल देखेंगे ये है आपका पोटेशियम और एक CuCN थ्राइस, और अगला एग्जांपल है HgI3 नेगेटिव। तो यहाँ पर ये जो आपका सेंट्रल मेटल होगा और ये होगी लिगेंड, तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगी। यहाँ पर मेटल रखे जाएंगे और यहाँ पे लिगेंड 1 2 3, और इनके बीच में जो कोण बनेगा यानी कि बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 120, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2, ठीक। इसी प्रकार से जो अगला एग्जांपल देखिए हम, तो ये रहा जिसमें कि एक सेंट्रल मेटल आयन होगा और 4 लिगेंड होंगे। 4 लिगेंड इस प्रकार से होंगे, ये मेटल, ये फर्स्ट लिगेंड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और इनके बीच में जो कोण यानी कि बन, ये हो जाएगा आपका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, और इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, ठीक है। ये सारी बातें हम किस में देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। ये सारे एग्जांपल है जो कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री शो करते हैं, ठीक। इसके बाद में अगला एग्जांपल आपका हो जाएगा DsP2 में स्क्वायर प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन होगा आपका DsP2, और ये ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर जिसमें हो जाएगा निकिल और साइनाइड 4 नेगेटिव। इस प्रकार की स्ट्रक्चर होगी, सेंट्रल मेटल और ये लिगेंड 4 लिगेंड इस प्रकार से होंगे। ये हो जाएगा आपका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक। ये एग्जांपल यहाँ पर दिए हुए। इसी प्रकार से आपका अगला है DsP3 यानी कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन DsP3 होगा, और ज्योमेट्री या फिर स्ट्रक्चर क्या होगी इसकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कुछ इसी प्रकार से स्ट्रक्चर होती है जिसमें सेंट्रल मेटल आयन और 5 लिगेंड होते हैं। जैसे यहाँ पे ये रहा आपका सेंट्रल मेटल आयन, ये 1 लिगेंड, 2 लिगेंड, 3 4 5, ठीक। इस प्रकार से इस स्ट्रक्चर हो जाएगी आपकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल या त्रिकोणीय द्विपिरामिडल, ठीक है। और ये सारे एग्जांपल है आपके DsP3 हाइब्रिडाइजेशन के। अब एक और पॉइंट है इसमें ही अगला, जैसे यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 दिया हुआ है, ये अष्टफल की है ऑक्टाहेड्रल, और ये एग्जांपल है जिसमें कि 6 लिगेंड होंगे और एक सेंट्रल मेटल आयन होंगे। इसी प्रकार से अगर अगली स्ट्रक्चर जिसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा तो ये भी ऑक्टाहेड्रल होगा, और ये फर्स्ट वाला कौन सा होगा आंतरिक कक्षक संकुल यानी कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और ये हो जाएगा आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसमें भी लिगेंड कितने होंगे 6 होंगे। मेटल जो होगा आपका सेंट्रल मेटल आयन यानी कि केंद्रीय धातु आयन, ये हो जाएगा आपका एक, यहाँ पर रखेंगे इसको, ये जो आयरन है इसको मेटल के फॉर्म में यहाँ पर रखेंगे हम, और ये लिगेंड हो जाएंगे। इस प्रकार से ये हो जाएगी आपकी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब अगला पॉइंट इसमें देखते हैं अपन, जैसे लिखा हो धातु आयन में संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या प्राप्त संकरण के बराबर होती है। ये तो हमने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा है, संकरण में पढ़ा है कि जितने कक्षक भाग लेते हैं उतने ही संकरित कक्षक बनते हैं, तो ये तो बराबर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में अगला पॉइंट है प्रत्येक लिगेंड में कम से कम एक सिग्मा कक्षक होता है। लिगेंड द्वारा सिग्मा कक्षक का एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म धातु आयन को प्रदान कर दिया जाता है, ठीक है। जो भी लिगेंड के बारे में बताया था मैंने, उनके पास क्या होता है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो कि सेंट्रल मेटल आयन को डोनेट करता है। यही बात यहाँ पर लिखी हुई। 5th पॉइंट में लिखा है धातु आयन के रिक्त संकरित कक्षक लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युक्त सिग्मा कक्षक से अतिव्यापन कर लिगेंड धातु उप सहसंयोजक बंध बनाते हैं। यानी कि जो सेंट्रल मेटल आयन बताया था उसका कौन सा होगा खाली संकरित कक्षक, रिक्त संकरित कक्षक, यानी इसे कहेंगे अपन वैक्यूम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक। और लिगेंड का जो होगा उसमें कौन सा होगा सिग्मा युक्त कक्षक। ये क्या करेंगे अतिव्यापन करके कौन सा बंध बनाएंगे उप सहसंयोजक बंध बनाते हैं, ठीक। इस प्रकार के बंधों की संख्या केंद्रीय आयन में उपलब्ध रिक्त कक्षकों की संख्या पर निर्भर करती है, ठीक है। पॉइंट देखते अपन, इसमें लिखा जब संकरण में केंद्रीय आयन के डी कक्षक प्रयुक्त होते हैं, जो हाइब्रिडाइजेशन के अंतर्गत सेंट्रल मेटल आयन जो है उसका डी कक्षक पार्टिसिपेट करेगा, तो अब उसे क्या कहेंगे अपन डी कक्षक आंतरिक यानी कि n-1 डी कक्षक, अर्थात बाह्य एन डी कक्षक 2 हो सकते हैं उसमें, जहाँ n क्या है बाह्यतम कक्ष। इस प्रकार बने जो संकुलों का क्रमशः न्यून चक्रण यानी कि लो स्पिन संकुल या उच्च चक्रण हाई स्पिन संकुल कहते हैं। या तो ये लो स्पिन शो करेंगे या फिर हाई स्पिन, ठीक। ये आंतरिक कक्षक संकुल जैसे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आंतरिक को क्या कहेंगे अपन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और बाह्य कक्षक जिसे क्या कहेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक। इसके बंधहीन यानी कि नॉन बॉन्डिंग धातु इलेक्ट्रॉन अंदर वाले डी कक्षक में रहते हैं तथा
संक्रमण में भाग नहीं लेते। ये क्योंकि यहाँ पे लिखा ही है नॉन बॉन्डिंग जो है ऑर्बिटल वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आपका है, इस प्रकार बनने वाले संकुल में यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, संकुल बनेगा, उसमें अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो आप सब जानते हैं कि वो क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा। और अगर पेयर्ड होगा यानी कि युग्मित होगा तो क्या होगा, डायमैग्नेटिक यानी कि प्रतिचुंबकीय। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। तब यह संकुल क्या कहलाएगा, अनुचुंबकीय यानी कि पैरामैग्नेटिक। किंतु यदि संकुल में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तब यह प्रकृति में कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय, डायमैग्नेटिक। संकुल की चुंबकीय प्रकृति के आधार पर इनमें होने वाले संक्रमण तथा ज्यामिति के विषय में भी सूचना प्राप्त होती है, जो कि हमने अभी देखा भी है कि sp हाइब्रिडाइजेशन में इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, sp2 में क्या होगी, sp3 में क्या होगी, sp3d, sp3d2, ये सारी चीजें हमने देख ली है। ठीक है, अगला पॉइंट है, इसमें लिखा है प्रबल लिगेंड के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन हुंड के अधिकतम बहुलकता नियम, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के विपरीत भी युग्मित हो जाते हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि हुंड का नियम क्या था। हुंड का नियम सिंपल सा था, देखो कोई भी ऑर्बिटल होगा, जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं डी ऑर्बिटल, ठीक, 1 2 3 4 और ये 5। सपोज यहाँ पे अपन d5 इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, तो हुंड का कहना था कि पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल करना है, ठीक है, या इसको ले लेते अपन d6 से ले लेते हैं ना। तो हुंड के अकॉर्डिंग था कि d6 1 2 3 4 5 एक इलेक्ट्रॉन सभी में फिल करना है, उसके बाद में पेयरिंग करना है, उसके बाद में क्या हो जाएगा, 6 पेयरिंग करना है। पर जब ये जो संकुल फॉर्मेशन होता है तो उसमें क्या होता है, जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड अप्लाई करते हैं, यहाँ पर सपोज स्ट्रॉन्ग फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये जो d6 है पेयर हो जाएंगे, यहाँ से ही पेयर हो जाएंगे और लास्ट के खाली रह जाएंगे, यहाँ पर ही पेयरिंग हो जाएंगे। तो ये कभी कभी क्या होगा, हुंड के नियम को भी फॉलो नहीं करेंगे। ठीक, यही बातें यहाँ पर लिखी हुई है। पाउलिंग ने संकुलों के चुंबकीय गुणों के मापन द्वारा उनमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन n की संख्या ज्ञात की और उनमें संकुलों में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या तथा उनकी ज्यामिति में केंद्रीय धातु आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में निम्नलिखित संबंध बताए। ये सारी बातें बताई इन्होंने, जो कि अपन देख सकते हैं यहाँ पर। ये सारी बातें जो है जब इनका हम संकुल देखेंगे तब और स्पष्ट हो जाएगी। ये फिलहाल आप देख सकते हो यहाँ से, और आगे चलते हम। देखो, संयुक्त बंध सिद्धांत के आधार पर अब हम विभिन्न संकुलों को बनाना समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपका अष्टफलकीय संकुल, जिसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ठीक, इसमें लिखा हुआ है इस प्रकार के संकुल जैसे D2sp3 या sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन से बनते हैं, यानी संकरण से बनते हैं। इसमें धातु जो Eg और कक्षक और dz² तथा dx²y² लिगेंड कक्षक के साथ बंध बनाते हैं। धातु का Eg और dz² और लिगेंड का dx²y² कक्षक के साथ में क्या बनते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ निम्नलिखित दो संकुल आयनों के निर्माण का उदाहरण दिया गया, 2 एग्जाम्पल दिए, उसके बारे में अपन देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट NH3 6, ये लिगेंड है और ये 3 पॉजिटिव, ये ऑक्टाहेड्रल की कंडीशन में है। और सेकंड है आपका कोबाल्ट ही और 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसमें क्या हो गया आपका फ्लोरीन 6 and 3 नेगेटिव। ठीक है, अब देखो इन दोनों केंद्रीय धातु आयन कोबाल्ट है, इन दोनों में क्या केंद्रीय धातु आयन यानी सेंट्रल मेटल आयन कौन सा है, कोबाल्ट है, जिसकी उपसहसंयोजक संख्या कितनी है, 6, क्योंकि कितने लिगेंड अटैच है, 6, इसमें भी 6, इसलिए कि जो उपसहसंयोजक संख्या क्या हो जाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगी। इसमें से जो फर्स्ट संकुल है आपका CONH3 6 3 पॉजिटिव, इसमें क्या है, प्रबल लिगेंड, ये NH3 क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है यानी कि प्रबल लिगेंड है। और जो सेकंड संकुल है आपका, इसमें क्या है, ये जो फ्लोराइड है, ये क्या है, वीक लिगेंड, ठीक, जिसे क्षीण लिगेंड भी कहा जाता है। ठीक, अगला पॉइंट, प्रबल लिगेंड अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मन कर देते हैं। जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वो क्या करेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उनको क्या करेंगे, पेयर्ड कर देंगे, यानी कि अयुग्मित को युग्मित कर देंगे, ये लिखा भी है। जबकि दुर्बल लिगेंड अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को अयुग्मित ही रहने देते हैं। जो वीक लिगेंड है वो क्या करेंगे, पेयर्ड नहीं कर पाएंगे, यानी कि वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही रह जाएंगे। उपयुक्त दोनों संकुलों आयनों की संरचना संयोजकता बंध सिद्धांत के द्वारा बताई जा सकती है, जो कि यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल आपको दिया हुआ है। इसमें सिंपल सी बात है, जो कोबाल्ट है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमें निकालना पड़ेगा, उसके बाद में इसमें किस प्रकार से जो वैलेंस बॉन्ड कॉन्सेप्ट काम करता है उसके बारे में देखेंगे। ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे कि प्रारंभ में पाउलिंग ने इसके बारे में बताया था, सहसंयोजक संकुल कहा, और क्योंकि उनके अनुसार क्या था, इन संकुलों में धातु लिगेंड बंध मुख्यतः सहसंयोजक प्रकृति का होता है। इसमें संकुल में जो कोबाल्ट है वो कितने ऑक्सीडेशन स्टेज में, +3। ठीक, कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये रहा, देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 और 4s2, ये रहा। क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27, तो ये हो गया आपका, देख लो काउंट कर लो यहाँ से, 2 2 4 6 10 12 18 18 2 20 और 7 27। ठीक, 27 हो गए। पर जब ये ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में शो करेगा तो जो लास्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाएंगे और एक यहाँ से, तो बचेंगे अपने पास D6, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, ये देखो D6 बचा है अपने पास। इसी प्रकार से इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसको आगे शो किया गया है। ये आपका कोबाल्ट का
परमाणु क्रमांक जो कि है 27 नंबर, ठीक 27। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन देखते हैं तो लास्ट आपका आ जाता है, जो लास्ट सब सेल के इलेक्ट्रॉन इसमें 3d7 और 4s2, ठीक है, जो कि यहाँ फिल भी किया है 7 को 1 2 3 4 5 6 7 और ये रहा 1 2 4s2, ठीक। जैसे इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है तो ये क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, जो कि बचे आपके पास कितने फिर D6। तो ये यहाँ पर इस तरह से फिल किया हुआ है 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब इसमें क्या बताया गया है कि जो NH3 है, NH3 क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के कारण ये क्या करेगा, पेयरिंग करवा देगा, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को इसके साथ में पेयर करा देगा और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको इसके साथ में पेयर करा देगा, जो कि नीचे लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गया पेयर, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर पेयर हो जाएगा, ये हो गए। अब ये जो 2 ऑर्बिटल थे ये अब खाली हो जाएंगे, ये रहे खाली ऑर्बिटल, ठीक, क्योंकि ये पेयर हो गए। किस वजह से, क्योंकि जो NH3 वो क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या प्रबल लिगेंड है, ठीक। तब ये खाली हो गए। तो अब हाइब्रिडाइजेशन में इसमें से ये जो D की ऑर्बिटल है इसमें कौन कितने पार्टिसिपेट करेंगे, 2, 1 और 2, ये हो जाएगा आपका D2NSP3। तो ये आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाएगा, D2sp3, क्या कहलाएगा, D2sp3, ठीक है। इस प्रकार से ये हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। अब इसे क्या कहा जाता है, D2sp3 को कहा जाता है इनर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन, इनर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन, जो कि इसमें बारे में लिखा भी होगा, यहाँ पर देखते हैं हम अभी नीचे होगा। और देखो ये देखो ये रहा आपका NH3 और ये जो है D का एक ऑर्बिटल और दूसरा ऑर्बिटल, इसमें क्या होगा, NH3 के साथ में ये क्या करेंगे, बॉन्डिंग शो करेंगे और एक S और P के 3, तो ये हो जाएगा आपका D2sp3। हाइब्रिडाइजेशन भी यहाँ पर लिखा होगा D2sp3 से हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। D के कितने ऑर्बिटल है, 1 2 sp3, तो ये हो जाएगा आपका D2sp3। और जैसे ही D2sp3 होगा तो ये किस में चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका इनर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन, आंतरिक कक्षक संकुल। यहाँ से आप बता सकते हो कि ये डायामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय है, चुंबकीय, जो कि स्पष्ट दिखाई दे रहा है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब ये आपका प्रतिचुंबकीय है, ठीक। यही बातें यहाँ पर नीचे लिखी हुई है, जो कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। देखो क्या लिखा हुआ है, ये संकुल है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, जिसकी वजह से जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो पेयर्ड हो जाएंगे कुछ इस प्रकार से, और इसे क्या कहेंगे अपन, आंतरिक कक्षक संकुल, ठीक, आंतरिक कक्षक संकुल कहेंगे। और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी आपकी D2sp3, क्योंकि इसमें D जो ऑर्बिटल है उसके 2 और S और P3, तो D2sp3 हो जाएगा और ये हो जाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इस प्रकार से हम वैलेंस बॉन्ड सिद्धांत के अकॉर्डिंग इनकी हाइब्रिडाइजेशन और इनकी ज्योमेट्री और इनके चुंबकत्व, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, इसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखते हैं हम इसमें। कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिए, जैसे इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, D2sp3, जो कि अभी हमने देखा है। जैसे D4 कंडीशन में क्या होगा, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करेंगे। जैसे ये स्ट्रॉन्ग फील्ड की कंडीशन होगी तो ये जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है वो कहाँ यहाँ चले जाएगा और पेयर्ड हो जाएगा। अब इसके पास में भी 2 D ऑर्बिटल बच जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका D2sp3, तो ये बन जाएगा आपका D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इसी प्रकार से हम D5 की बात करते हैं तो पहले क्या करेंगे, हम एक एक इलेक्ट्रॉन सब में फिल कर देंगे, पर जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पेयर्ड, ये भी हो जाएगा पेयर्ड, ये रहा, ठीक। मैग्नेटिक होगा क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये हो जाएगा आपका अनुचुंबकीय। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, तो ये हो जाएगा आपका अनुचुंबकीय। इसी प्रकार से इसमें भी 2 ऑर्बिटल D के मिल जाएंगे, इसलिए ये भी हो जाएगा D2sp3। अगला जो एग्जांपल देखोगे आप D6 में भी क्या होगा, पहले तो एक एक इलेक्ट्रॉन अपन फिल करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। जैसे इसमें अपन क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड या प्रबल क्षेत्र, तो क्या होगा, पेयरिंग हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएगा और ये यहाँ पर हो जाएगा, सभी पेयर्ड हो गए। अब यहाँ पे D ऑर्बिटल के 2 और sp, ये बन गया आपका D2sp3, और ये क्या होगा, डायामैग्नेटिक है, प्रतिचुंबकीय, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब यहाँ की कंडीशन देखते अपन, तो यहाँ पे देखो D7 में थोड़ा सा चेंजेस है। कैसे, जैसे अपन यहाँ D7 की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 फिल कर दिए। उसके बाद में क्या होगा कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये तो यहाँ पर पेयर्ड हो जाएगा, सपोज ये हो गया, ठीक। पर ये जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ से एक्साइटेड स्टेट में जाके 5s में चले जाता है। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, कहाँ चले जाता है, 5s में, क्योंकि यहाँ तो नहीं हो पाएगा पेयरिंग, क्योंकि ये यहाँ चले गया तो ये तो एक ही रहेगा अनपेयर्ड, पर ये जो है एक्साइटेड होकर कहाँ चले जाता है, 5s में, ठीक। और फिर इसमें जो है D के 2 ऑर्बिटल और S और P, ये बन जाएगा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। इनके बारे में इस प्रकार से हम देख सकते हैं। और अगला एग्जांपल एक और है जिसमें आपका है D8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें क्या होगा,
ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ चले जाएंगे 5s में, जैसे कि यहाँ पर शो किया हुआ है। यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ जाकर युग्मित हो जाएंगे और ये D2sp3 ये बन जाएगा आपका हाइब्रिडाइजेशन। इनकी स्ट्रक्चर वगैरह भी मैंने बताया था, जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन में sp के लिए लीनियर, sp2 के लिए ट्राइगोनल, प्लेनर, इस तरह से सभी का मैंने बता दिया है इसके बारे में कि इनकी स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री किस प्रकार से होती है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ प्रमुख आंतरिक कक्षक संकुल इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल के जो कॉम्प्लेक्स है उसमें चुंबकीय आघूर्ण उनके बारे में बताया हुआ है। जैसे ये D4, D5, D6 और D5, D7, D8, यहाँ तक ये जो अभी हमने देखा था इससे पहले उनके बारे में ही बताया हुआ है कि किस प्रकार से ये चुंबकीय आघूर्ण शो करते हैं। जैसे N1 मतलब ये जो है प्रबल क्षेत्र अप्लाई करने से पहले वाली कंडीशन, उसमें क्या होगा, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होंगे। जैसे ही इसमें प्रबल क्षेत्र अप्लाई करेंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 बचेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से जो 5 है ये फर्स्ट में होंगे जब प्रबल क्षेत्र अप्लाई नहीं करेंगे, उसके बाद जैसे अप्लाई कर देंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 1 बचेंगे। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर हमने क्या किया था, जैसे ये डी जो है इस प्रकार से फिल करते अपन 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 1 2 3 4, चलो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, देखो इस प्रकार से 1 2 3 4 और ये 5। सपोज ये D4 है तो यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे हम, 1 2 3 4 फिल करेंगे। पर जैसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, पेयर हो जाएंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएगा इसके साथ में युग्मन कर लेगा और ये यहाँ पे चले जाएगा, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 2। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाला है किस में चले जाएगा, फर्स्ट वाले के साथ में, और ये पेयर हो जाएगा तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे इसके पास। इसकी वजह से यहाँ पे 2 बताया हुआ है। इसी प्रकार से D5 में पहले हम फिल करेंगे 1 2 3 4 5 और जैसे पेयरिंग करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएगा, बचेगा 1 ही। इस प्रकार से D4 में पहले 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर 2, पहले 4 फिर 0, क्योंकि पूरे क्या हो जाएंगे इसमें पेयर्ड हो जाएंगे। इस प्रकार D5 में पूरे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, बाद में क्या बचेंगे, 1 बचेगा। फिर इसी प्रकार इसमें D3, ये जो D7 है इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे। फिर बाद में पेयरिंग, जैसे प्रबल फील्ड अप्लाई करेंगे, जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड करते हैं, उसके बाद में कितना, 1 ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, और इसमें क्या, 1 भी नहीं, 0 बचेगा। ठीक, तो जो फर्स्ट वाला है इसके लिए बोहर मैग्नेटॉन मतलब चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, 4.90, सेकंड के लिए 5.92 और 4.92, इस तरह से इसमें ये हो जाएगा आपका चुंबकीय आघूर्ण। पर इनका जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो इनका जो चुंबकीय आघूर्ण कितना निकला, जैसे ये 4.90 था तो इसमें 3.3 निकला, और ये 5.92 था तो 1.8। ये क्या, एक्सपेरिमेंट प्रयोग करने पर मिला है। ठीक, ये हो जाएगा 490 3.2 और ये 4.90 0 और ये हो जाएगा आपका 5.92 और ये 2.5। इसी प्रकार से 3.87 1.8 4.90 और 0.8। तो यहाँ पर देखा गया कि जो कैलकुलेट या फिर इनका चुंबकीय आघूर्ण है उसमें और जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखते हैं ये किसके बारे में हो गया, ये सारा हो गया था अपना स्ट्रॉन्ग फील्ड जो कि NH3 के केस में है। अब बात करते हैं अपन वीक फील्ड। वीक फील्ड में हमने दूसरा एग्जांपल दिया था जो कि कोबाल्ट के साथ में था, जिसे यहाँ पर लिखा था कोबाल्ट 3, और ये Fe6 है ना, Fe6 ये हो सकता प्रिंटिंग मिस्टेक, Fe6 जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो कोबाल्ट Fe6। ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड यानी कि ये क्या करेगा, पेयरिंग नहीं करेगा। इससे क्या होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसमें पेयरिंग नहीं होगी। यहाँ लिखा भी होगा, देखो कोबाल्ट जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेंगे हम अभी नीचे। कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में 3D कक्षक में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, जो कि क्या शो करते हैं, अनुचुंबकत्व यानी कि पैरामैग्नेटिज्म में पाया जाता है। इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान इसके 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होता है, और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसका D2sp3 संक्रमण से। इसका संकुल के बनने में यदि D3D कक्षक को कोबाल्ट 3 आयन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कक्षक स्थानांतरण होकर 2 3D कक्षक रिक्त करे तब यह संकुल अनुचुंबकीय ना होकर प्रतिचुंबकीय होगा। अतः यह प्रश्न उठा कि जो कोबाल्ट Fe6 3 नेगेटिव है किस प्रकार बनता है। तो देखते हैं हम इसके बारे में कि ये किस प्रकार से बनता है। कुछ नहीं, इनके बारे में लिखा हुआ है। जो कोबाल्ट Fe6 3 नेगेटिव आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन, तो ये किस प्रकार से चुंबकत्व शो करता है और हाइब्रिडाइजेशन कैसे शो करता है इसके बारे में लिखा हुआ है। जैसे ये तो अनुचुंबकीय है क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट्स लिखे हुए। जैसे कि यहाँ पाउलिंग का विचार था कि पाउलिंग ने बताया कि जो कोबाल्ट Fe6 3 नेगेटिव आयन संकुलों में धातु लिगेंड बंध कैसे होते हैं, आयनिक होते हैं। 3D कक्षकों को इलेक्ट्रॉनिक जो युग्मित होने की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि अन्य आंतरिक कक्षक संकुल के लिए आवश्यक है। इसमें क्या होगा,
इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर्ड नहीं होंगे। ठीक है, इसमें लिगेंड के लिए इलेक्ट्रॉन धातु आयन डी कक्षक इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। कुल मिला के ये बताया गया है कि यहाँ पे डायमैग्नेटिक नहीं होंगे, ये प्रतिचुंबकीय नहीं शो करेंगे क्योंकि इसमें युग्मन नहीं होगा। सेकंड जो साइंटिस्ट है हार्गन का विचार, इन्होंने क्या बताया था 1937 में, इन्होंने बताया कि कोबाल्ट का जो कॉम्प्लेक्स है Fe6 3 नेगेटिव, ये क्या होगा, अनुचुंबकीय संकुल में संकरण के लिए आवश्यक कक्ष 3D से ना होकर 4D से होती है, जिससे कोबाल्ट 3 पॉजिटिव आयन में उपस्थित 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आयन भी रहते हैं। ठीक, ये सारी बातें हम जब एग्जाम्पल देखेंगे तभी समझ में आएगा। और इसे क्या कहेंगे हम, बाह्य कक्षक संकुल, जिसे कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या देखा था हमने, ऊपर आंतरिक कक्षक संकुल देखा था, और जैसे यहाँ पर वीक फील्ड आया तो क्या हो गया, बाह्य कक्षक संकुल, जिसे कि आउटर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। और ऊपर जो स्ट्रॉन्ग फील्ड था उसमें क्या था, D2sp3 था, और इसमें क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp3d2। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखते हैं हम, ये रहा आपका कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कोबाल्ट के अकॉर्डिंग जो कोबाल्ट है कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में था, 3 पॉजिटिव। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27। तो ये अपन ने जैसे लिखा था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और ये आपका हो जाता है 4d 3d एंड 4s2 3d7 4s2। तो जैसे ही 3 पॉजिटिव आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन अपन यहाँ से निकाल देंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो कितना बचेगा अपने पास, 3d6। तो ये आपका हो गया 3d6। ठीक है, 3d6। जैसे 3d6 हुआ तो 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगा, जैसे पिछले जो स्ट्रॉन्ग फील्ड की बात कर रहे थे, ये यहाँ से पेयरिंग हो रहे थे इस प्रकार से, पर इसमें पेयरिंग नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये वीक फील्ड है। अगर ये पेयरिंग नहीं हुआ, ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो यहाँ से S, यहाँ के P, और अगला जो 4D होगा उसमें से 2 D ऑर्बिटल ले लेगा ये, और क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स, और ये कहलाएगा आपका sp3d2, जो कि यहाँ लिखा भी है, देखो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। क्यों, क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है, और ये इनका इस प्रकार से अपन डायग्राम बना सकते हैं। देखो, जिस प्रकार हमने इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल के बारे में देखा था, उसी प्रकार यहाँ पे है आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल, जिसको कहेंगे अपन sp3d2। फर्स्ट d4 अगर होगा इस प्रकार से, तो यहाँ पर भी d4 ही होगा, इसमें युग्मन नहीं होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे, क्योंकि इसमें वीक फील्ड है। तो यहाँ पर देखो, ये रहा आपका S, ये P, और ये 4D का D2, तो ये बन जाएगा sp3d2। इसी प्रकार से d5 में भी सेम होगा, ये यहाँ पर हो जाएगा आपका S, और ये हो जाएगा P3, और ये D2। इस प्रकार से d6 की बात करें अपन, तो d6 में भी सेम S, P3 और D2। इसमें D कौन सा आ रहा है, 4D का, और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड था उसमें 3D का ही लिया जा रहा था। अब बात करते हैं अपन d6 के बारे में, तो d6 में भी सेम रहेगा, और d7 में भी सेम ही रहेगा, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। और इस प्रकार से आप देखेंगे d8 में भी सेम ही कंडीशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर यही बता सकते हैं कि वीक फील्ड में पेयरिंग पॉसिबल नहीं होती है, इसलिए 3D के जो D ऑर्बिटल है उनको ना लेते हुए 4D के जो ऑर्बिटल है उसको ही संकुल निर्माण में पार्टिसिपेट किया जाता है। ठीक, यहाँ पर देखो कुछ बाह्य कक्षक यानी कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जिसमें चुंबकीय आघूर्ण के बारे में बताया हुआ है। सपोज यहाँ d5 d4 d6 d7, तो अगर यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है तो बाद में भी वीक लिगेंड में भी 5 ही होंगे, और इनका जो वैल्यू होगा लगभग सेम ही होगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। यहाँ पर भी 4 है तो 4 और 4, थोड़ा सा चेंजेस हुआ है एक्सपेरिमेंट और ये जो मिला था उससे। ठीक, इसी प्रकार d6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम होंगे, यहाँ पर भी सेम होंगे, और इसमें थोड़ा सा चेंजेस आएगा। ठीक, इसी प्रकार से जो हाई स्पिन और लो स्पिन वाला कॉन्सेप्ट है, सिंपल सी बात है, हाई स्पिन में क्या होगा, हाई स्पिन में पेयरिंग नहीं होगी, और लो स्पिन में क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगी। वही यानी कि यहाँ पे क्या होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, और लो स्पिन में क्या होंगे, युग्मित इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसमें प्रतिचुंबकत्व आ जाएगा और इसमें अनुचुंबकत्व। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं चतुष्फलकीय संकुल में क्या होता है। चतुष्फलकीय संकुल यानी कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में भी सेम रहेगा, जैसे कि यहाँ पर भी पेयरिंग पॉसिबल नहीं है। सपोज इसका जो एग्जांपल दिया है Mn, ये संकुल है आपका Mn 2 पॉजिटिव Cl4 2 नेगेटिव, तो ये इसके ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इसलिए इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, जिसमें आपका ये 4s2 और 3d5, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाएंगे और बचेंगे अपने पास d5। तो d5 को यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, ये सारी बात आप यहाँ पर पढ़ लेना, यही बात ही लिखी हुई है। ये हो जाएगा आपका d5, तो ये 1 2 3 4 5। इसी प्रकार से जब इसमें लिगेंड फील्ड अप्लाई करेंगे तो भी सेम ही रहेगा, इसमें पेयरिंग पॉसिबल नहीं होगी। तो इस प्रकार से पेयरिंग नहीं होगी, तो यहाँ से S और P sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। ठीक है, क्योंकि टेट्राहेड्रल क्या शो करते हैं, sp3 शो करते हैं। अभी स्ट्रक्चर में भी देखा था हमने, ये लिखा भी है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। तो ये इससे VBT के माध्यम से अपन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री भी बता सकते हैं, और इनका चुंबकीय आघूर्ण भी बता सकते हैं कि प्रतिचुंबकीय है या अनुचुंबकीय है। तो देख के बता सकते हैं आप लोग कि क्या है, अनुचुंबकीय है।
ठीक है। अगला जो है आपका वर्ग समतलीय संकुल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, इसमें देख लेते हैं हम किस तरह से ये स्ट्रक्चर है हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। जैसे यहाँ पे लिखा भी है DsP2, पर इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल आपका वर्ग समतलीय संकुल या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के बारे में, जो एग्जाम्पल है आपका टेट्रासाइनोनिकिलेट, निकिल यानी कि जो निकिल है वो कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, +2 में। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो इसमें लास्ट जो इलेक्ट्रॉन होगा इसमें D8 होगा, निकिल के लिए D8 होगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से चले जाएंगे और यहाँ पे D8 बचेंगे जो कि फिल किया होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, जैसे ये स्ट्रॉन्ग फील्ड वगैरह अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें पेयरिंग हो जाएगी, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर आ जाएगा और पेयर हो जाएगा, ये हो गया। फिर इसके पास जो वैकेंट ऑर्बिटल बचा हुआ है D का एक S और P2, तो ये बन जाएगा आपका DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये लिखा भी है देखो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। ये सारी बातें आप यहाँ पर पढ़ लेना, क्योंकि साइनाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसलिए यहाँ पे ये पेयरिंग करवा देगा। ठीक, ये डायग्राम यहाँ पर बनाया हुआ है, इस प्रकार से ये DsP2 शो करता है। और इसके अतिरिक्त भी कुछ एग्जाम्पल है जो कि DsP2 शो करते हैं, यहाँ पर इनके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। ये क्या शो करते हैं स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री या वर्ग समतलीय संरचनाएं शो करते हैं। अब देखते हैं हम संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं, मतलब इसमें लिमिटेशन क्या थी, कमियां क्या थी, उसके बारे में। लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये सारी बातें हमने पढ़ ली कि किस तरह से संकुल आयन बनाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैसे शो करते हैं, और उसके बाद में इनकी कमी क्या रही इसके बारे में देखते। देखो जब D1 D2 D3 और D9 विन्यास वाले आयन अष्टफल की है, जैसे D2sp3 D3 D2sp3 या sp3 D2 संकरण sp3 चतुष्फल की sp3 तथा वर्ग समतलीय DsP2 संक्रमण संकुल बनाते हैं, तब उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। ये देख लिया हमने। इसी प्रकार D1 से D9 तक के सभी आयन के बाह्य कक्षक संकुलों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या समान होती है, अतः केवल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या के आधार पर इन संकुलों में भेद नहीं किया जा सकता है। यही बताया गया कि सिर्फ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के माध्यम से ये नहीं बताया जा सकता कि ये संकुल कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, तो ये इनकी कमी हो गई। ये दूसरा पॉइंट लिखा है, यह निश्चित रूप से ज्ञात है कि संक्रमण धातुओं के संकुल का रंग तथा चुंबकीय आघूर्ण उन आयनों में उपस्थित द्विकक्षक इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, अतः उनके स्पेक्ट्रम या चुंबकीय आघूर्णों में एक ऋणात्मक संबंध होना चाहिए। संयोजकता बंध सिद्धांत यह स्पष्ट नहीं कर पाता वाला पॉइंट यहाँ पर इनकी कमी कहलाई। फिर थर्ड पॉइंट, इस सिद्धांत से प्राप्त धातु लिगेंड संबंधी निष्कर्ष गुणात्मक है, संकुलों के स्थायित्व संबंधित परिणात्मक निष्कर्ष इससे संभव नहीं है। मतलब जो संकुल की स्टेबिलिटी के बारे में ज़्यादा नहीं बता पाया ये जो सिद्धांत था। इसके बाद लिखा है, सिद्धांत द्वारा संकुल बनने में धातु तथा लिगेंड के गुणों में जो परिवर्तन होता है उसे स्पष्ट नहीं किया गया। संकुल जैसे बन जाता है उसके बाद जो मेटल और लिगेंड की प्रॉपर्टीज में चेंजेस आता है उसको भी ये बता नहीं पाए। फिर अगला पॉइंट आया इसका, संकुल निर्माण के समय एक धातु आयन विभिन्न ज्यामिति प्रदर्शित करता है, यह सिद्धांत स्पष्ट नहीं कर पाया। देखो अगला पॉइंट था इसमें, संयोजकता बंध सिद्धांत आंतरिक कक्षक और बाह्य कक्षक दोनों प्रकार के संकुलों के लिए समुचित स्पष्टीकरण नहीं करता है। मतलब कौन से आंतरिक कक्षक है और बाह्य कक्षक उनके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं देता है, इसलिए ये भी इनकी कमी हो गई। इस सिद्धांत में धातु आयन को अत्यधिक महत्व दिया गया था, जबकि लिगेंड के महत्व को स्पष्ट नहीं किया गया था, ये भी इनकी क्या हो गई, लिमिटेशन या कमी हो गई। संयोजकता बंध सिद्धांत की अभिक्रिया की दर, रेट तथा क्रियाविधि जो मैकेनिज्म है के विषय पर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती। जो संयोजकता बंध सिद्धांत है जो अभिक्रिया की दर और क्रियाविधि के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है, ये इनकी कमी हो गई। फिर अगला पॉइंट है आपका, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव निकिल 2 पॉजिटिव के संकुल, कुछ संकुल में चुंबकीय आघूर्ण के मान अपेक्षित केवल चक्रण मान यानी कि स्पिन ओनली वैल्यू से अधिक है, इसका स्पष्टीकरण भी VBT नहीं कर पाता है। तो ये सारी बातें क्या थी, इनकी कमियां कहलाई। जो संयोजकता बंध सिद्धांत था उसमें इनकी लिमिटेशन कहलाई। ठीक, इस प्रकार से आपका ये संयोजकता बंध सिद्धांत जिसे कि VBT या बैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी कहा जाता है कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और मैंने कोशिश की आप लोगों को समझाने की। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।